स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। सिडनी बॉन्डी बीच अटैक जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके सन्न करके रख दिया। ये वो अटैक जिसकी तुलना भारत में हुए पहलगाम हमले से की जा रही है। आखिर कैसे पाकिस्तानी आतंकी साजिद अकरम अपने बेटे के साथ में, नवीद के साथ में, इस सिडनी में बॉन्डी बीच पर पहुंचता है, कैसे उसने वहां पे मासूमों की हत्या की, आखिर कैसे फिलीपींस मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इन दोनों का जाना होता है और वहां पे इन्होंने फर्जी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, और आखिर क्यों 2019 में नवीद अकरम, जो कि खुफिया एजेंसीज के रडार पर आ चुका था, आईसिस से उसका कनेक्शन था, फिर भी उसे ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा नहीं गया। तो ये सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है इस वीडियो में। अंत तक वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 2025, 14 दिसंबर का दिन था। ये वो दिन था जब एक जूइश फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली थी। हनुका, एक ऐसा फेस्टिवल जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है ज्यू कम्युनिटी के अंदर, और यहाँ पे उनका इस फेस्टिवल का ये 14 दिसंबर का पहला दिन था, पहली तारीख थी। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है बॉन्डी बीच। ये जो आइकॉनिक बॉन्डी बीच है, यहाँ कई सारे लोग, मान लीजिए हज़ारों की संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बॉन्डी बीच में एक फेमस पार्क है, आर्चर पार्क जिसका नाम है। तो यहाँ पे ये लोग एक बहुत बड़े पब्लिक इवेंट में इकट्ठा होने के लिए आए हुए थे। हनुका क्योंकि शुरू हो चुका था, ये फेस्टिवल ज्यूज़ का, ज्यूज़ कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, और एक इवेंट जिसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था शबार्ड ऑफ बॉन्डी ने, जिसका नाम रखा गया था हनुका बाय द सी। तो इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ये सारी जो भीड़ थी, क्राउड था, वो पहुंचा हुआ था। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया था सिडनी के ईस्टर्न सबर्ब्स का, ये वो एरिया है पूरे ऑस्ट्रेलिया का जहां पे मेलबर्न के बाद में सबसे बड़ी ज्यूइश कम्युनिटी रहती है, रिसाइड करती है। तो इस वजह से यहाँ पे हज़ारों लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ में, जिसमें बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, माता पिता थे, फैमिली के बुजुर्ग थे, सभी लोग यहाँ पे म्यूज़िक का, लाइट्स का उत्साह जो था उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा था, उसको एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। वेदर भी काफ़ी परफेक्ट था। बताया जाता है 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, तो वो भी तापमान भी सही था, वार्म डे था, और समंदर के किनारे पर ये जो बीच थी, बॉन्डी बीच, काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, तो लोग आनंद उठा रहे थे। लेकिन खुफिया खेमों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही तनाव का माहौल था, और ये इसलिए था क्योंकि रिसेंट टाइम में देखा गया, स्पेसिफिकली देखा जाए तो अक्टूबर 2023 के बाद, गाज़ा वॉर के बाद से ही ये देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एंटी सेमिटिक इंसिडेंट्स हैं उनमें बहुत तेज़ी आई है। इस तरह की तेज़ी देखी गई कि 23 से 2025 के बीच में 1654 एंटी सेमिटिक इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि पिछले पूरे डेकेड में 3 गुना ज़्यादा था। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, खुफिया तंत्र था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी चौकन्ना था। उसको पता था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उनसे एक बड़ी चूक होने वाली थी यहाँ पे। खैर, ये जो एरिया पूरा बॉन्डी बीच का था, हमने आपको बताया कि यहाँ पे ज्यूइश कम्युनिटी तो रहती थी, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी को बहुत ही टाइट करके पहले से भी रखा गया था, क्योंकि 2024 में, अप्रैल के महीने में, पिछले ही साल, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसको स्टैबिंग इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। बॉन्डी जंक्शन शॉपिंग सेंटर में एक व्यक्ति, एक अटैकर जिसका नाम था जोएल ने आके यहाँ पे लोगों को स्टैब करना शुरू कर दिया। ये अटैक भी ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर किया गया था। 6 लोगों की करीबन यहाँ पे मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी। काफ़ी लोग घायल हुए थे, 12 से 13 लोग घायल हुए थे बताया जाता है। और ये जो अटैकर था, इसको एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद हुई एक जांबाज पुलिस ऑफिसर जिनका नाम है एमी स्कॉट, तो उन्होंने उसको शूट किया था, उसको यहाँ पे ख़त्म किया था। तो ये जो इंसिडेंट था वो पिछले साल बीता था, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था। 14 दिसंबर का दिन, पहला दिन हनुका का, और 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन इसी इवेंट की तरफ दो ऐसे आदमी जिनका नाम था साजिद अकरम और नवीद अकरम, ये तेज़ी से इस इवेंट के तरफ शाम के समय बढ़ते जा रहे थे, और एक बात तय थी कि ये दोनों यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। इन दोनों शख्स में से पहला था साजिद अकरम, उम्र 50 साल, पाकिस्तान का रहने वाला। करीबन साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था स्टूडेंट वीज़ा पर। उसके बाद उसका जो वीज़ा था 2001 में पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ, कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद साजिद अकरम ने, ऑस्ट्रेलिया ने एक महिला से शादी की, जिसके बाद उसको रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा मिल गया था ऑस्ट्रेलिया को, और अब ये यहीं पे बस गया था, रहने लगा था। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया, यहाँ पे इसने अपना फल का बिजनेस शुरू किया, एक फ्रूट शॉप डाली, काम करना शुरू करता है। लेकिन 10 सालों के अंदर
उसने, जो पिछले 10 साल निकले, उन 10 सालों में इसने फायर आर्म लाइसेंस लिया, बंदूकों का लाइसेंस लिया, और इसके बाद में ये बताते हुए लिया था कि मैं हंटिंग के लिए, मुझे हंटिंग का शौक है, शिकार करने का शौक है, इस वजह से मुझे ये लाइसेंस चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में ये बात कॉमन है, लोग वहाँ पे लाइसेंस इस तरह से मिल जाते हैं लोगों को हंटिंग के लिए। 10 सालों के अंदर उसने 6 रजिस्टर्ड वेपन खरीदे। इस तरह के वेपन उसके पास में थे जिसमें राइफल्स थी, शॉटगन थी, रिवॉल्वर्स थी, हैंडगन्स थी। इसके अलावा साजिद के साथ बॉन्डी बीच की तरफ जो दूसरा शख्स बढ़ रहा था वो था साजिद का बेटा, 24 साल का नवीद अकरम। नवीद अकरम का जन्म दरअसल अगस्त 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ये जो पूरा परिवार था पहले कैबरमाटा में रहता था ऑस्ट्रेलिया में। घर में नवीद की माँ, उसकी दादी, उसके भाई बहन, 20 साल का एक भाई, 22 साल की बहन, और जो माँ थी जो कि ऑस्ट्रेलियन है, वेरेना जिनका नाम है। तो वो घर में जो बुजुर्ग महिला हैं यानी साजिद की माँ, उनकी देखभाल करती थी। तो ये पूरा परिवार पहले कैबरमाटा में रहता था, लेकिन 2024 में इस पूरी फैमिली ने अपना घर शिफ्ट किया बोनी रिक सबर्ब में। अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे सिडनी के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, करीबन 36 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर से। और यहाँ पे इन्होंने अपना 3 बेडरूम एक घर था वो यहाँ पे खरीद लिया था। बोनी रिग में रहना शुरू करते हैं। नवीद की पढ़ाई की बात की जाए तो एजुकेशन उसने ऑस्ट्रेलिया में ही की। शुरुआती जो उसकी पढ़ाई थी कैबरमाटा हाई स्कूल में हुई। उसके बाद सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी सिडनी, वहाँ से उसने पढ़ाई की। लेकिन करीबन 2017 और 18 के आसपास की बात बताई जाती है जब उसका पाकिस्तान इस्लामाबाद जाना होता है। नवीद जब यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद गया है, यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी उसने पढ़ाई की है, एक कोर्स किया है वहाँ से। बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स में कि यहीं से कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन के साथ में 2018 के आसपास में उसके संबंध बन चुके थे, उसके लिंक्स इस्टेब्लिश हो चुके थे, उसको ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। यह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भी हो सकता है, लश्कर-ए-तैयबा हो सकता है, ISI खुद इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये सब अपने ग्लोबल ऑपरेशंस कई दफ़ा चलाते हैं और ख़ासकर उसमें ऑस्ट्रेलिया का जिक्र होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ शुरू तब हुई नवीद के जीवन में जब ये हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा था। खैर यहाँ से वापस आता है और इसके बाद में उसकी पढ़ाई को ऐसा देखा गया कि 2019 में उसने सिडनी में अल मुराद इंस्टीट्यूट जो है हैकेनबर्ग के अंदर, वहाँ पे एडमिशन लिया। अब यहाँ वो कुरान रिसाइटेशन अरब स्टडीज़ जो थी उसमें उसने एडमिशन लिया था, यहाँ उसको कंप्लीट करने लगता है। 2019 का ये साल था। कई ऐसे लोगों के साथ उसके संबंध सामने आए कि यही वो साल था जब 2019 में नवीद को पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO और साथ ही साथ न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने अपने रडार पर ले लिया था। 2019 से ही ये रडार पर आ चुका था, क्योंकि सामने ये देखा गया कि सिडनी बेस्ड आइसिस जो मॉड्यूल है, जो इस्लामिक स्टेट टेररिज्म सेल है, उससे क्लोजली एसोसिएटेड नवीद अकरम को देखा जा रहा है। कितनी ही करीबन उम्र रही होगी, 2001 में जन्म हुआ, 2019 में इसको 18 साल की आसपास की उम्र में इसको रडार पर ले लिया गया था सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा, क्योंकि उसकी हरकतें इस तरह की दिख रही थी। ये भी बताया जाता है कि इसरार इल मतारी जो एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट सपोर्टर और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में कई सारे बड़े बड़े अटैक प्लान करने वाला एक जो आतंकवादी है, उसके साथ में, उसके नेटवर्क सर्कल के साथ में भी नवीद अकरम जुड़ा हुआ था। इस वजह से इसको रडार पर लिया था। ऑस्ट्रेलिया में ये कभी भी एक टेरर प्लॉट कर सकता था, उसके लिए आईएसआईएस इसको यूज़ कर सकती थी, पाकिस्तान यूज़ कर सकता था। तो इन्वेस्टिगेशन जो थी करीबन 2 महीने चली इस दौरान में 2019 में नवीद अकरम के ऊपर, लेकिन आउटकम ये सामने आया और ये लिखित में दिया गया रिपोर्ट में कि नो इंडिकेशन ऑफ एनी ऑनगोइंग थ्रेट नवीद अकरम का। इस वजह से उसको कभी प्रॉपरली अरेस्ट नहीं किया गया। यहाँ से नवीद अकरम को छोड़ा जाता है। इसके बाद नवीद ने क्या करना शुरू किया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करता है। इस बीच में नवीद लगातार पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, ऑस्ट्रेलिया का इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल जो है उसके साथ में कनेक्टेड था। सालों यहाँ से निकल जाते हैं, साल 2025 आता है। 2025 तक वो इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ब्रिक्स का काम करता था। बताया जाता है कि ब्रिक्स लगाना, ब्रिक्स ले जाना, ये सारी चीज़ें उसके काम में आती थी। लेकिन अक्टूबर 2025 में सडनली वो अपने सुपरवाइज़र से ये कहता है कि मेरे हाथ में एक बहुत ही बड़ी इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं कम से कम 2026 के शुरुआती महीनों तक काम नहीं कर सकता। और ये कहकर वो यहाँ से इस काम को अपने छोड़ देता है। सुपरवाइज़र ने भी समझा कि अगर हैंड इंजरी है तो ब्रिक्स उठाने का, ब्रिक्स लगाने का काम वो नहीं कर सकता है। यहाँ से उसको एक तरह से छुट्टी दे दी जाती है। दूसरी तरफ अगले ही महीने, नवंबर का जो महीना आया, नवंबर 2025, नवीद के पिता साजिद अकरम ने एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली। एक छोटा सा घर था, उसको रेंट पर लिया जाता है, जबकि खुद के पास में एक घर था जो कि 1 साल पहले ही खरीदा है बोनी रिग में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के कैंपसे में इन्होंने एक शॉर्ट टर्म के लिए रेंटल प्रॉपर्टी
ओन की, उसको रेंट पे लिया और दोनों के दोनों साजिद और नवीद अब वहाँ पे जाके रुकने लगे थे, वहाँ पे जाके रहने लगे थे। पूरा नवंबर ये वहीं पे रहते हैं, अपने घर पर बहुत ही कम आया जाना आते थे। इस दौरान घर वालों को ये लगा कि शायद किसी काम के सिलसिले में दोनों वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये एक बहुत बड़े टेरर अटैक की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है इनकी, इसी घर के अंदर में। इसी नवंबर के महीने में इसी घर से कैंपसी के ये दोनों जो साजिद अकरम और नवीद थे, दोनों फिलीपींस जाते हैं। और फिलीपींस जो रिपोर्ट सामने आ रही है, साजिद के बारे में बताया जा रहा है कि वो फर्जी इंडियन पासपोर्ट के ऊपर फिलीपींस गया था। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था नवीद के पास और साजिद ने फर्जी इंडियन पासपोर्ट का यहाँ पे यूज़ किया था। फिलीपींस क्यों गए थे, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न, क्योंकि फिलीपींस 1990s के बाद से ही बताया यह जाता है कि हॉटस्पॉट बना हुआ है इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स के लिए। वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स कई सारे ऐसे जो कि 1990s के बाद से जो अपने कैंप को रीएस्टेब्लिश कर रहे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो कैंप हुआ करते थे आतंकवादी संगठनों के, उनको रीएस्टेब्लिश किया जा रहा था फिलीपींस में। और कई सारे उनमें से कैंप वहाँ पे आज भी ऑपरेट करते हैं साउथ मिंडानाओ में। तो वहाँ पे ये सारे के सारे जो कैंप थे, इसमें साजिद और नवीद जो थे उनका जाना होता है। क्यों गए थे? क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी थी, वो मिलिट्री ट्रेनिंग जिससे हाल के हाल यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के बाद में एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक किया जा सके। फिलीपींस से साजिद और नवीद अकरम नवंबर में ही वापस आ चुके थे अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में, और इसके बाद ये वेट कर रहे थे 14 दिसंबर 2025 का, क्योंकि ये वो दिन था जब ज्यूइश फेस्टिवल हनुका शुरू होने वाला था। इनको पता था कि ये बॉन्डी बीच पर कई बहुत ही एक बड़ा जो कार्यक्रम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यहाँ पे हज़ारों की भीड़ होगी जिनको हम टारगेट करेंगे। तो ये प्रॉपरली सोच के पहले से बैठे हुए थे, इनको ये सारी चीज़ें करनी थी, अटैक करना था, इसकी प्लानिंग, इसकी ट्रेनिंग इनकी सारी हो चुकी थी। इसके बाद ये दिन आता है, इसके पहले रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने रेकी की उस पूरे एरिया की, एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन देखी, जो हम आपको बताएंगे कहाँ से इनका जो प्लान था इसको पूरा फायरिंग करने का। तो एक एग्जैक्ट लोकेशन देखी कि कहाँ से बीच का जो एम है शूटिंग के लिए वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में दिन आता है 14 दिसंबर 2025, वही दिन जब बॉन्डी बीच पर हनुका फेस्टिवल, ज्यूइश फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। हज़ारों लोग यहाँ मौजूद थे। अचानक से शाम के आसपास की, समय बताया जाता है 6 सवा 6 के आसपास, जब साजिद और नवीद अपने घर से निकलते हैं, अपने घर गए, जो बोनी रिग में इनका ऑस्ट्रेलिया में घर था जहाँ परिवार रहता था, उस घर पे गए और फैमिली को ये बताया कि हम वीकेंड फिशिंग पर जा रहे हैं और आने में बहुत देर हो जाएगी। वीकेंड फिशिंग पर जर्विस बे साउथ बीच जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके हम फिशिंग करेंगे और इस वजह से टाइम लगेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ये कहकर अपने घर से निकलते हैं और शाम के करीबन 6:45 की वो घड़ी थी जब ये दोनों के दोनों काले कपड़े पहने हुए इस बीच पर, बॉन्डी बीच पर पहुंच चुके थे। इनके हाथों में राइफल्स थी, इनके पास अपने बैग में शॉटगन थी, माउजर्स थी, रिवॉल्वर थी, और ये सारे के सारे वो वेपन थे जो कि साजिद अकरम के लाइसेंस वेपन थे। उसने पहले से ही ये सब लेके रखे थे हंटिंग के लिए। एक लोकेशन पे पहुंचते हैं, एक पेडेस्ट्रियन फुट ब्रिज था जो कि आर्चर पार्क और कैम्पबेल परेड ग्राउंड को कनेक्ट करता था। और ये जो एरिया था, ये बॉन्डी सर्फ जो बाथर्स क्लब है, वहाँ पे उस क्लब के जस्ट पास का एरिया था। एक इस तरह का एरिया, एक इतना ऊपर था वो एरिया कि ऊपर से पूरी नीचे बीच दिखती थी और वहाँ से ऊपर से निशाना लेना बहुत आसान था। तो इस वजह से इस एरिया को इन्होंने पूरा पॉइंट आउट किया हुआ था। दोनों जैसे ही यहाँ पहुँचे, 6:45 पर पहुँचे थे, महज 2 मिनट के बाद ही इन्होंने 6:47 की वो बात है जब फायरिंग शुरू कर दी, ताबड़तोड़ फायरिंग। जो जितनी ज्यूइश कम्युनिटी नीचे थी, जितने लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, उनके ऊपर अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है। महज 5 मिनट 52 सेकंड के अंदर 70 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए निहत्थे मासूम लोगों के ऊपर इन दोनों आतंकवादियों के द्वारा। सबसे पहले भीड़ को ये लगा कि ये कहीं पे, क्योंकि जश्न चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो कहीं फटाके चलाए जा रहे हैं, कहीं फायर क्रैकर्स हैं, उनको फोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि लोग नीचे बैठ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं और पीछे से आवाज़ आ रही है कि भागो, तेज़ भागो और तेज़ भागो, तब समझ आया कई लोगों को, कई सारे लोगों ने अपने स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं कि उन्हें तब समझ आया कि ये एक अटैक है, एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। 10 मिनट के अंदर तो ये मंजर था वहाँ पे कि ज़मीन पर सुर्ख लाल खून जो था वो बह रहा था। न्यू साउथ वेल्स पुलिस जो थी उनको इन्फॉर्म किया गया 6:48 पर, और उसके बाद 6:57 पर उनका पुलिस की तरफ से जो पहला स्टेटमेंट था वो रिलीज़ हुआ था कि ये कंफर्म हम इस इंसिडेंट को करते हैं और पब्लिक को ये एरिया पूरा अवॉइड करना है, यहाँ पे नहीं जाना है। इस बीच में पुलिस की एक टुकड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी थी लोकेशन पे। लगातार फायरिंग की जा रही थी नवीद और साजिद अकरम के द्वारा निहत्थे क्राउड के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर। पुलिस के पहुँचने के बाद में
30 ऑफिसर बताते हैं जो यहाँ पे आए, एम्बुलेंसेज आई, हेलीकॉप्टर्स ऊपर मंडरा रहे थे लगातार में, इमरजेंसी मोड में पूरा ऑस्ट्रेलिया पूरा चला गया था। इंस्पेक्टर एमी स्कॉट जिन्होंने पिछले ही साल एक और इसी तरह के आतंकवादी को ख़त्म किया था जिसने स्टैबिंग अटैक किया था, वो भी यहाँ पे पहुंची। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंची, इसके बाद में जो साजिद अकरम था 50 साल का, यानी कि नवीद अकरम का जो पिता था, उसे मेन सीन पे मार दिया जाता है। पुलिस ने अपनी फायरिंग में उसको मारा, लेकिन नवीद इस समय पर भी लगातार फायरिंग कर रहा था। अब नवीद की फायरिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही जांबाज, बहुत ही बहादुर, एक ऐसा व्यक्ति जो असल में एक हीरो की तरह आप उसको देख सकते हैं, 43 साल का अहमद अल अहमद जो था 43 साल का, पास में यहाँ से गुजर रहा था। उसने जब ये सब पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा, वो यहाँ पे आई विटनेस था, उसने नवीद को शूटिंग करते हुए जब देखा तो एक कार के पास में से धीरे से जाता है, नवीद के कंधे से, उसके पीछे से उसको पकड़ता है और उसकी सबसे पहले एक बंदूक छीनता है। उसकी राइफल को छीना, नवीद के ऊपर उस राइफल को पॉइंट किया जिससे कि अब वो और लोगों को ना मार सके। और यहाँ पे अब आप ये देखिए एक तरह से कि ये भी जो अहमद अल अहमद है वो भी फल बेचने का ही काम करता था, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति वो जो आतंकवादी बना, और एक ये जिसने इतने तमाम मासूम लोगों की जान बचाई। तो यहाँ पे अहमद अल अहमद ने बहुत ही जाबाजी का, ब्रेवरी का काम करके दिखाया। नवीद को पकड़ा, कई सारी जानें उसने बचाई। इसके बाद जैसे ही नवीद को पकड़ा गया है तो पुलिस यहाँ पहुंची। पुलिस और भीड़ ने बुरी तरह इसकी जो पिटाई थी वो की यहाँ पे नवीद अकरम की। क्रिटिकल कंडीशन में इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिलहाल अभी स्टेबल है। बताया जा रहा था कि कोमा में चला गया था, फिलहाल अभी स्टेबल है। और पुलिस जो है, NSW पुलिस, वो यहाँ पे उसकी पूरी निगरानी कर रही है। लेकिन ये जो आतंकवादी हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3 दशकों में सबसे बड़े आतंकवादी हमले की तरह इसको देखा जा रहा है। इन दोनों आतंकवादियों ने, ये जो बाप बेटे की एक जोड़ी आई, इन दोनों आतंकवादियों ने महज 10 मिनट के अंदर 15 मासूमों की हत्या कर दी थी। 10 से 87 साल के बीच की उम्र थी सारे विक्टिम्स की। एक 10 साल की बच्ची भी थी, मटिल्डा, जो कि अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ में यहाँ पे हनुका सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। 42 लोग ऐसे हैं जो कि सीवियरली इंजर्ड हुए हैं, इनमें से 2 पुलिस वाले भी हैं। और एक बहुत ही बड़ा अटैक जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया, 10 मिनट के अंदर इन 2 आतंकवादियों के द्वारा किया गया यहाँ पे। इस अटैक के बाद में ऑस्ट्रेलिया में रेड अलर्ट जारी किया गया, सिक्योरिटी अलर्ट था पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सिडनी में खासतौर पर छापेमारी कई जगह की जा रही थी। 8:30 बजे इसी दिन शाम को रेड की गई नवीद के और साजिद के घर पर, बोनी रिग में, जहाँ पे इनका एक नया इन्होंने घर खरीदा था। वहाँ पे जब पुलिस की टीम जाती है, NSW पुलिस की, तो उस घर से जो चीज़ें बरामद हुई उसने पुलिस को सन्न करके रख दिया। वहाँ से IED एक्सप्लोजिव्स मिले, वहाँ से अनएक्सप्लोडेड इम्प्रोवाइज्ड हैंड ग्रेनेड्स मिले, जिनको बाद में जो बॉम्ब स्क्वाड गई उन्होंने रिकवर किया। उसके बाद में उसको रिमूव किया, वो एक्टिवेट नहीं हुए थे। घर के बाहर एक कार खड़ी हुई थी, उस कार में आइसिस के फ्लैग्स मिले, आइसिस के झंडे मिले। और ये बताया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके द्वारा, जो लगातार छानबीन कर रहे हैं, कि ये दोनों ही जब घर से निकले थे, जो इनका दूसरा एक और घर था, वहाँ से ये लगातार में इस्लामिक स्टेट के संपर्क में थे। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया था अपने बयानों में, ये उनको नोटिफाई करके गए हैं, अपडेट दे के गए हैं कि ये हम अपने जो एंटी सेमिटिज्म मोटिव्स हैं उनके लिए कर रहे हैं। आइसिस आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हमारे हैं, आपके लिए हम अपना इस तरह का एक कृत्य करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो इनका कैंपसी में रेंटल प्रॉपर्टी थी, एक ऐसा घर जो साजिद और नवीद ने दोनों ने लिया था अपने खुद के लिए, घर वालों को यहाँ पे नहीं बुलाया जाता था, उस घर में जाके देखा तो वहाँ भी आइसिस के फ्लैग्स मिले। ब्लैक सूटकेस मिला जिसमें कई सारा ऐसा सेंसिटिव मटेरियल है जो कि अभी रिपोर्ट्स में नहीं बताया गया है। इसके अलावा कुछ ब्राउन पैकेजेस भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बरामद हुई। एक और महिला को और एक मेल को, एक शख्स को कस्टडी में लिया गया है NSW पुलिस के द्वारा। 9/36 पर ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है इन सारे सबूतों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है विद एंटी सेमिटिक मोटिव्स। ये सामने चीज़ बता दी गई थी। PM एंथनी अल्बानीस ने भी ये कहा कि जो हमने देखा है वो प्योर इविल, प्योर एंटी सेमिटिज्म और टेररिज्म है। इस तरह की चीज़, वो भी आइकॉनिक लोकेशन पे ऑस्ट्रेलिया की, करना बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को दबाने के लिए किया गया, इस तरह की बातें कही गई। इसके बाद न्यू साउथ वेल्स के जो प्रीमियर हैं क्रिस मिन्स, उन्होंने भी कहा कि जो भी रिपोर्ट और इमेजेस आ रही हैं वो शाम की बॉन्डी बीच के इंसिडेंट की, वो बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको कंडेम किया, इस पूरे टेरर अटैक को ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने खासकर उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जो आतंकवादी हमले हैं, भारत ने उस पर अब
कोई भी टॉलरेंस नहीं इसको किया जाएगा। नो टॉलरेंस जो पॉलिसी है वो इस पर अपनाना शुरू कर दिया है। आतंकवादी गतिविधियां खत्म होनी चाहिए पूरी तरह से, चाहे भारत में हो या किसी भी देश में इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं तो ये खत्म होना चाहिए। इसके बाद यूएस ने भी कंडेम किया इसको, और जो बिडेन का भी एक अलग से स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही निंदनीय है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इस पर स्टेटमेंट दिया, और इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो ये भी बताया स्टेटमेंट देते हुए कि हमारा भी एक इजरायली सिटीजन है जो कि यहाँ पे विक्टिम्स में है, वो भी मारा गया है। खैर, पूरे वर्ल्ड की जो ज्यूइश कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया की जो ज्यूइश काउंसिल है उन्होंने कहा है कि इस तरह के मोमेंट्स में ये बहुत ही दुखदाई है और इस तरह के मोमेंट्स में हम सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन जो न्यूयॉर्क की रबी यहूदा क्रिंग्जी हैं, जो ज्यूइश कम्युनिटी की एक बहुत ही बड़ी लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ को कि इतने सालों से लगातार में आपके यहाँ जो इंसिडेंट हो रहे थे और पिछले साल में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है एंटी सेमिटिक जो इंसिडेंट्स थे उनमें, तो उसको आप बिल्कुल भी कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। उसको रोकने में ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है, वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो नाकाम है। इस तरह का एक इवेंट हो रहा था और वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, इस तरह के सवाल भी कई सारे खड़े किए गए हैं। खैर, बॉन्डी बीच जो है उसको 5 से 6 दिन के लिए अभी बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स में कई सारे जो सर्जरीज हैं विक्टिम्स की वो चल रही हैं, साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो है वो भी चलाई जा रही है। लेकिन मेन जो एक आफ्टरमैथ की तरह इसको अगर देखा जाए इस पूरे इंसिडेंट के बाद, तो अब ऑस्ट्रेलियन सरकार फाइनली टफ गन लॉज लाने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लान कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अटैक हुआ है इसमें सारे के सारे लाइसेंस फायर आर्म्स थे जो कि यूज़ किए गए हैं। सारी बंदूकें लाइसेंस थी साजिद अकरम के नाम पर। 10 साल में 6 वेपन ले चुका था वो। तो अब सरकार ऑस्ट्रेलिया की सोच रही है कि एक अच्छे जो गन लॉज होते हैं, लाइसेंस लॉज होते हैं, वो लाने चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर नॉर्मल किसी भी शख्स के पास में इस तरह से बंदूकें पहुंचेंगी तो गलत इस्तेमाल उसका होना बहुत हद तक हो सकता है या आशंका जताई जाती है, तो नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस लगातार चल रही हैं, FBI भी इन्वॉल्व हुई है, ASIO ऑस्ट्रेलिया की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व हुई है, फेडरल पुलिस इन्वॉल्व हुई है, और अभी तक 6 फायर आर्म जो हैं वो सीज़ किए हैं। 4 तो लोकेशन से ही सीज़ किए थे और बाकी जो थे वो रेड जबकि इनके घरों पे दोनों आतंकवादियों के वहाँ से सीज़ किए गए। ऑस्ट्रेलिया का वर्स्ट मास शूटिंग इंसिडेंट बताया जा रहा है इसको, 1996 के पोर्ट आर्थर इंसिडेंट के बाद। वहाँ पे 35 लोगों की जान गई थी, लेकिन एक भी जान नहीं जानी चाहिए मासूम की, किसी की भी, किसी आतंकवादी हमले में। पॉइंट ये है, यहाँ पे 30 साल पहले जो पोर्ट आर्थर में ऑस्ट्रेलिया में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद का डेडलीस्ट टेरर इंसिडेंट अभी तक का ये बताया जा रहा है। तो ये आज का एपिसोड था, किस तरह से इसके पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट, सबके साथ में इन दोनों आतंकवादियों के लिंक थे वो आपको बताया है। आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।